Dear students, I am Muhammad Zaid and today we are going to discuss the next topic which is electric field due to a line of charge. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लाइन ऑफ चार्ज है किस शेप में और कहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एज्यूम करें हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड जो आपका स्पेस होगी वहाँ पे एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ऑफ चार्ज है जो कि रिंग की फॉर्म में जस्ट लाइक इस तरह से है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन की फॉर्म में है और यहाँ पे आपके पास चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो रिंग मौजूद है इस केस में ये रिंग एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। अब एक्स वाई प्लेन में लाई करने का मतलब ये हुआ जैसे ये पेज है इसके ऊपर मैंने एक रिंग प्लॉट कर दी। अब रिंग प्लॉट करने के बाद यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लूँगा जो जेड एक्सिस पे जाएगा। आल दो डायग्राम थोड़ा सा श्रिंक हो गई है, मैं अगर इसको दोबारा से कर्व चेंज करना चाहूँ तो ये जस्ट लाइक अगर आप एक्स वाई प्लेन में थ्री डायमेंशन स्पेस में देखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ से मैं अगर एक्स वाई प्लेन में इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी एक्स वाई प्लेन में शीट लाइन ऑफ चार्ज थी। यहाँ से ये लाइन आपके पास वर्टिकली जा रही है along जेड एक्सिस और इधर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इन चीज़ों को लेबल करना चाहूँ तो ये जो रिंग ऑफ चार्ज है इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं कैपिटल R के साथ और ये जो वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस है उसको मैं Z के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ और यहाँ से ले के पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये डायग्राम अगर मैं सेपरेटली बनाऊँ तो मेरे पास ये z एक्सिस वाली लाइन z है, ये आपके पास कैपिटल R है और ये वाला स्मॉल r है। अगर आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो स्मॉल r को आप लिख सकते हैं ये कैपिटल R का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर रूट लिखा जा सकता है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैं थीटा का नाम दे देता हूँ। अब अगर रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना चाहें तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो श्योर बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर उन कंपोनेंट्स को मैं मार्क करना चाहूँ तो पहली बात यह है कि यहाँ से ये लाइन इधर जा रही है और इस स्मॉल कंपोनेंट की वजह से फ़र्ज़ किया ये जो आपकी रिंग ऑफ चार्ज का स्मॉल कंपोनेंट है इसको मैं डी एस का नाम दे दूं लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस डी एस की वजह से लाइक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर होगा वो डी ई हो जाएगा और इस डी ई के भी कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर मैं इस डायग्राम को जूम करके देखता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि अगर ये थीटा हो तो डी ई के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। ज़रा मैं इसको भी जूम करके इधर बना देता हूँ। ये आपकी लाइन जा रही है डी ई और इस डी ई के दो कंपोनेंट्स हैं, एंगल इसका बन रहा है थीटा। एक कंपोनेंट बनेगा डी ई कॉज ऑफ थीटा ये वाला और एक कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप इसी तरह से सारे स्मॉल कंपोनेंट्स की वजह से डी ई फाइंड करें तो आपको ये डिफरेंट लाइंस तमाम डायरेक्शंस में निकलती हुई नज़र आएंगी यहाँ पे और हर लाइन के केस में आप देखेंगे ये जो डी ई साइन थीटा इधर जा रहा है वो डी ई साइन थीटा के इस कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। जो डी ई साइन थीटा इधर जा रहा था वो उसके अपोजिट कंपोनेंट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो सिंपली वो ही रहेगा जो कि आपके पास डी ई कॉस थीटा होगा। अगर हम इन तमाम पैचेस की वजह से डी ई कॉस ऑफ थीटास को फाइंड करके इंटीग्रेट कर लें तो वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें एक बात तो कंफर्म होगी कि आपका डी साइन ऑफ थीटास एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के कंपोनेंट्स को कैंसिल कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हमारे पास जस्ट डी ई कॉस ऑफ थीटास ही होंगे। और उसके अलावा एक और बात है यहाँ पे अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो रिंग में हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद होंगे। लेकिन एक और बात है क्योंकि यहाँ पे रिंग ऑफ चार्ज है तो हम तीन तरह के डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं चार्जेस के लिए। जब कभी भी चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन हो लाइक लेंथ की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं।
अगर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं, और अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई किया था स्फेरिकल सिमेट्री में, वहाँ पे आपने ये कहा था कि आपका जो चार्ज है वो सारे का सारा सरफेस ऑफ स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो क्योंकि वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, सो आपने चार्ज पर यूनिट एरिया लिया था। लेकिन इस केस में क्योंकि चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिंपली रिंग की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जस्ट रिंग पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब है रिंग क्योंकि आपकी लेंथ ऑफ वायर होती है, तो यहाँ से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको आप लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय, लेट्स से में से लेंथ एलिमेंट मेरे पास ds है, तो ds कह देता हूँ, और q भी स्मॉल q एलिमेंट है तो इसको मैं dq कह देता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा के साथ, सो लेमडा मस्ट बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय ds, या ds को मैं इधर ले जाऊँ तो मेरे पास एक रिजल्ट बन जाएगा, जहाँ पे भी dq होगा मैं उसकी जगह पे लेमडा ds लिख सकूँगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज़ होगा। अब लास्ट टॉपिक में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ज़रा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, वहाँ पे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाता है दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पढ़ा था हमने। अब इसी केस को अप्लाई करके यहाँ पे देखना चाहें तो आप क्योंकि स्मॉल एलिमेंट पे डी ई लेना चाह रहे हैं, तो श्योर बात है आपका स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लाइक जब हम डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे स्मॉल पैचेस लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हैं डी ई, और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो रहा, और डी क्यू आज इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने डी क्यू लिख दिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये आपके पास कोई नेक्स्ट रिजल्ट बन जाता है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप इस डी क्यू की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर सकते हैं। डी क्यू अभी हम ऊपर बॉक्स में लिख के आए थे कि वो लेमडा डी एस के बराबर होता है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एस के बराबर था। तो इस रिजल्ट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डी ई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह मैंने लिख दिया लेमडा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास डीई की वैल्यू बन गई। और अब अगर आप देखना चाहें, हमने ये कहा था कि जो डीई के तो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, डी कॉज ऑफ थीटा भी है और डीई साइन थीटा भी है। डी साइन थीटास के बारे में हमने कहा था वो सारे के सारे डी साइन थीटास एक दूसरे के कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब है इफेक्टिवली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ डीई कॉज ऑफ थीटास की वजह से ही होगा। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बनेगा that must be integral for de cos of theta, मतलब डी cos of theta जितने आपके पास बन रहे हैं आप इन सबको इंटीग्रेट कर दें तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। सो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डी cos of theta की फॉर्म में, तो हम कहेंगे ये बनेगा कुछ इंटीग्रल फॉर्म। डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हमने ऑलरेडी लिख दिया था लेमडा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे आ गया। अब अगर आप कॉज ऑफ थीटा को डायग्राम में देखना चाहें, क्योंकि जो थीटा आपका ये वाला है एग्जैक्टली वो थीटा ये वाला है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं जब कभी भी दो लाइंस क्रॉस करती हैं आपस में तो उनके वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। सो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब है इस कॉस थीटा को आप इस डायग्राम के मुताबिक लिखना चाहें तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका z है, हाइपोटेन्यूज आपका r है। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू, इसे हमने डी कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रल कहा था, मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी
एस डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था कि आर जो है वो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट था। आर स्मॉल आर स्क्वायर जो होगा वो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इधर मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पहले से लिख लेता हूँ, जिसको मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकूंगा। कॉस ऑफ थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या है, z है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r है। तो कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो इक्वल बन जाएगा z डिवाइडेड बाय r की जगह आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मेरे पास कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया z डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये होगा कि आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 बन जाता है। तो फर्दर अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं हम लोग, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। Electric field, which was the sum of dE cos of thetas or integral of dE cos of thetas, that is equal to integral from 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे हमने लिखा था लेमडा डी एस, और उसके बाद डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस जेड स्क्र, क्योंकि बेसिस सेम थे तो पावर 1 + 1/2 किया तो ये पावर 3/2 बच गई थी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेड था। अब अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, सिर्फ आपके पास डी एस रह जाता है। तो इसका मतलब है डी एस को आप इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, कांस्टेंट फैक्टर्स को बाहर ले आएंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर लेमडा जेड ये भी कांस्टेंट था, ये भी बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर 3/2 भी बाहर आ गया। और इंटीग्रल हम किसके लिए फाइंड करेंगे, सिंपली डीएस के लिए फाइंड करेंगे। अब कोई भी गोल ऑब्जेक्ट जो होता है लाइक रिंग की फॉर्म में जो होगा, वहाँ पे हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट जो सर्कमफेरेंस का होता है वो 0 होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो 2πr के बराबर है, क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल आर रखा हुआ है। सो इसका मतलब है डीएस के लिए जो लिमिट्स होंगी वो 0 से लेके 2π कैपिटल आर तक जाएंगी। तो जब आप ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फॉर्म में बनेगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस जेड स्क्र होल पावर 3/2 इंटू डी एस के लिए आपने इंटीग्रल लिख दिया, ये s बनेगा, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2πr। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2πr माइनस 0, सिंपली आपके पास 2πr आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास इसके लिए बन गया। अब फर्दर उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ये 2πr जो है वो बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग थी। तो इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी जो होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो आपके पास चार्ज के बराबर होती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2πr होगा ये आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा, मतलब लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2πr, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू। तो इस इक्वेशन में आप इस 2πr और लेमडा की जगह क्यू लिख सकते हैं। सो फर्दर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा 2πr की जगह मैंने क्यू लिख दिया, फिर z डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस जेड स्क्र होल पावर 3/2। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज के लिए रिजल्ट जनरेट हो जाता है। अब इस रिजल्ट को फिजिकली इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा और किस तरह से इसके बिहेवियर को हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा था मेरे पास लाइन ऑफ चार्ज ये मौजूद थी,
उसके बाद ये वर्टिकल लाइन जो थी वो अलोंग जेड एक्सिस थी, और इस जेड एक्सिस वाली लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट पी था जिस पे आपने वर्टिकल लाइन को जेड का नाम दिया था, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कैपिटल आर कहा था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने स्मॉल आर कहा था। अब इज्यूम करें अगर आपकी रिंग ऑफ चार्ज जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल होने का मतलब ये हुआ ये आर की वैल्यू बहुत स्मॉल हो और ये जो पॉइंट बहुत दूर चला जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, z मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जब लेट करते हैं हम कि अगर आपका z जो है, ये जो पॉइंट p है वो बहुत दूर है, तो वहाँ पे z की वैल्यू जो होगी वो r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। जब z की वैल्यू r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है r को आप इग्नोर कर सकते हैं। जब आप r को इग्नोर करेंगे तो उस वक्त आपकी इक्वेशन में ये r की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। जब अगर आपके पास r की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो फिर आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है, ज़रा इसे देखना चाहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी ये है कि अगर हम इस पॉइंट P को नीचे लाते 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 सेंटर ऑफ द शेल पे ले जाएं या सेंटर ऑफ द लाइन पे ले जाएं जो सर्कुलर लाइन है, तो वहां पे इसका क्या बिहेवियर होगा। सो इन दोनों केसेस की पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि ये क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे जब आपके पास z की वैल्यू r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है r को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो हम कहते हैं आपका स्मॉल r जो है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। जब स्मॉल आर नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये आर की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा जेड का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा, ये 1/2 जो है ये 2 से कट जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, एक जेड की पावर भी कट जाएगी तो ये जेड स्क्वायर बच जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, जेड पावर 3 थी, एक पावर कैंसिल होगी तो डिवाइड बाई जेड स्क्वायर बचेगा। सो क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर बन जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त आता है जब आप लोग इस पॉइंट P को इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिंग बहुत दूर ले जाते हैं। तो जब ये बहुत दूर चला जाएगा इसका मतलब है ये जो रिंग ऑफ चार्ज है वो ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे आपका पॉइंट चार्ज होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए भी तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यही पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रिप्लेस हो गया जेड एक्सिस के साथ, सो ये जेड बन गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। अब एक और पॉसिबिलिटी भी देखते हैं। वो पॉसिबिलिटी ये है कि लेट कर देते हैं हम लोग कि ये जो z एक्सिस वाला कंपोनेंट है z को हम इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। z को ज़ीरो लेने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को आप नीचे लाते 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 एग्जैक्टली सेंटर पे ले जाते हैं। सेंटर पे ले जाने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी रिंग ऑफ चार्ज है आप एग्जैक्टली उसके सेंटर पे मौजूद है। जब आप एग्जैक्टली उसके सेंटर पे मौजूद होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकली तो हम ये समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ उसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने की रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, जैसे आप गॉसेस लॉ में एफएससी में पढ़ के आते हैं। तो अब अगर मैथमेटिकली हम देखना चाहें कि जेड ज़ीरो करने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है कि नहीं होता, तो आप देखिए एक्सप्रेशन आपके पास मेन एक्सप्रेशन ये थी। सो जब आप z को ज़ीरो पुट करेंगे तो क्यू जेड, जब क्योंकि ये आपको पूरे का पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो रिंग ऑफ चार्ज है अगर आप इससे बहुत दूर चले जाते हैं तो उस वक्त एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा इन केस ऑफ रिंग भी। और जब आप इस रिंग के अंदर चले जाते हैं एट द सेंटर ऑफ रिंग तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। और अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे R और Z दोनों कंपेरेबल हैं तो फिर उस वक्त आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज के साथ एक प्रॉब्लम ट्राई करना है, सैम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 588 पे है, और इसको डिस्कस करें, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।